नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भारतीय न्याय संहिता यानी कि जो नई वाली आईपीसी है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि 1 जुलाई 2023 से लागू हुआ है, जिसमें कुछ बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन हाँ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले, टॉपिक पर पहुंचने से पहले, इससे पहले मैं टॉपिक पर अपना डिस्कशन चालू करूं, आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन होगा उसको ऑल पे कर दीजिए। और उसके बाद में वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लास्ट में लाइक कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग सभी को पता है कि भारतीय जो न्याय संहिता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं क्या क्या हुआ। इनके कुछ धाराओं में भी बदलाव हुआ है, तो उस पर हम चलते हैं। संगठित परिभाषा, जो अपराध की या संगठित अपराध की जो परिभाषा है उसमें बदलाव हुआ है, यानी धारा 111। सबसे पहले जानते हैं धारा 111 है क्या, उसमें क्या बदलाव हुआ है। पूरा ड्राफ्ट लेकर बैठा हूं तो इसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल एक एक पढ़ के सुनाऊंगा और एक एक चीज़ का अर्थ भी बताऊंगा ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं। देखिए, वीएनएस में सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुए हैं वो पता है क्या है। धारा 111 जो स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि इससे पहले आईपीसी में संगठित अपराध की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। जो संगठित अपराध था, जो पुरानी वाली आईपीसी थी, उसमें नहीं थी, जिससे कानून लागू करने में काफी कठिनाई होती थी। लेकिन बीएनएस के तहत संगठित अपराध में अपहरण यानी किडनैपिंग, जमीन कब्जा, लैंड ग्रैबिंग व अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं जो किसी गिरोह सिंडिकेट के माध्यम से या उसके लाभ के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जो ग्रुप में करके किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई गिरोह जमीन कब्जाने के लिए धमकी या हिंसा का सहारा लेता है तो तब उन्हें संगठित अपराध के तहत कठोर सजा दी जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। जब इसको एक बार समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो संगठित होकर, मतलब संगठित से शब्द ही मतलब होता है कई लोग मिलकर जब कोई अपराध करते हैं तो उसको संगठित अपराध कहते हैं। जैसे जमीन पे कब्जा करना, एक आदमी अकेले जाके किसी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता है। किसी को किडनैप करना, तो जनरली होता क्या है, जब कोई किसी को किडनैप करता है तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक आदमी नहीं, उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, अकेला एक आदमी नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो कि आईपीसी में नहीं था। सीआरपीसी जो नई कानून है, जो भारतीय न्याय संहिता यानी जो बीएनएस है, इसमें उस चीज को परिभाषित किया गया है, उसका डिफिनीशन दिया गया है। देखिए इसमें और क्या बदलाव हुआ है। रात की परिभाषा में बदलाव और आग का विस्तार, मॉडिफिकेशन इन डिफिनीशन ऑफ नाइट एंड एक्सपेंशन ऑफ फायर। धारा 43 और 41 समझते हैं। आईपीसी में रात यानी नाइट को परिभाषित किया गया था, लेकिन उसकी सटीक अवधि स्पष्ट नहीं थी। बीएनएस की धारा 43 में अब रात को सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, इस चीज को समझिए। सूर्य उदय, रात की जो डिफिनीशन दी गई है वो क्या है, सूर्य उदय से पहले, मतलब जब सूरज निकलता है उसके पहले, और सूरज ढलने के बाद का, जैसे सूरज ढल गया उसके बाद से जो टाइम स्टार्ट होता है उसको रात कहा गया है के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे अपराधों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी जो अंधेरे का फायदा उठाकर किए जाते हैं, जैसे चोरी और डकैती खासतौर पर अंधेरे में की जाती है। इस तरह की धारा 41 से आग से संबंधित है। अब हम आ जाते हैं 43 में, जैसे जो रात में चोरी डकैती की इत्यादि की जाती है, किडनैपिंग की जाती है, मर्डर भी कुछ ऐसे होते हैं। वैसे जनरली मर्डर तो किसी समय भी आदमी जाके कर देता है तो उसमें रात का सहारा बहुत कम लेता है। अब जानते हैं धारा 41, आग यानी फायर की परिभाषा विस्तार किया गया, जिसमें आग या किसी विस्फोटक पदार्थ, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस द्वारा नुकसान पहुंचाना भी शामिल कर दिया गया है। आग जैसे एक नॉर्मल आग होता है, मिट्टी का तेल या कैसे लकड़ी जलाकर लगाते हैं, एक तो वो हो गया।
एक होता है जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, चाहे वो बम विस्फोट ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको मिलाकर एक आग लगाते हैं, तो उसको भी आपकी बार क्या किया गया है, जो बीएनएस है, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें शामिल कर दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करके किसी दुकान या फैक्ट्री को जलाता है तो अब उसे व्यापक परिभाषा के तहत कठोर दंड मिलेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो उसमें भी चाहे वो विस्फोटक सामान लगाए, तेल, मिट्टी का तेल या कोई और ज्वलनशील पदार्थ यूज करे। अगला जो अगला बदलाव हुआ है वो सभी प्रारंभिक अपराध एक ही अध्याय में, यानी ऑल इन चोट ऑफेंस क्लब्ड अंडर द वन चैप्टर, मतलब सभी जो प्रारंभिक अपराध होते हैं उनको एक ही अध्याय में किया गया। ये जानते हैं क्या है। वीएनएस ने कानूनी प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाने के लिए सभी प्रारंभिक अपराधों, षड्यंत्र, प्रयास और उकसाना, अबेटमेंट को एक ही अध्याय के अंतर्गत रखा गया है। पहले आईपीसी में यह अपराध अलग अलग अध्याय में थे, जिससे कानून को समझना काफ़ी कठिन होता था। अब उसको एक ही अध्याय में कर दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति चोरी करने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है तो दूसरा व्यक्ति उसे उकसाता है, तो अब दोनों अपराध को एक ही अध्याय में, एक अध्याय के तहत देखा जाएगा और एक ही अध्याय में पढ़ा जाएगा। और जो प्रक्रिया इसकी है काफ़ी आसान होगी। जो अगला बदलाव हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। धोखे से यौन संबंध बनाना, ऑफेंस ऑफ डिसीटफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, धारा 69 बीएनएस में एक महत्वपूर्ण न्याय प्रावधान है। धारा 69 के तहत जोड़ा गया है, जो धोखे से यौन संबंध बनाने को अपराध घोषित करता है। यह प्रावधान पहले आईपीसी में स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं था। धोखे से यौन संबंध बनाना यानी फेल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, शादी का झूठा वादा भी हो सकता है या धोखे से करना। देखिए इसका कुछ समझते हैं। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति झूठे वादे, लालच या धोखे से किसी को यौन संबंध बनाने के लिए सहमति लेता है या उसको तैयार करता है, बाद में उसे वादे को पूरा नहीं करता तो उसे सजा दी जा सकती है। जैसे किसी ने वादा किया प्रमोशन के लिए कि आपने अगर हमारे साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाया तो मैं फिजिकली इंटीमेट हुए तो मैं आपको प्रमोशन दे दूंगा, और उसके बाद में प्रमोशन नहीं देता है तो ये हो गया आपका फेल्स प्रॉमिस। ये हो गया आपका क्या, धोखे से यौन संबंध बनाना। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति झूठा वादा करके यौन संबंध बनाता, बाद में शादी करने से इनकार कर देता। ये वाला भी उदाहरण बहुत बढ़िया है। किसी व्यक्ति ने झूठा वादा किया कि मैं आपसे शादी करूंगा, यकीन दिलाता है कि मैं ही आपसे शादी करूंगा, उसके बाद में यौन संबंध बनाता है, बाद में क्या होता है उस चीज़ से वो अलग हो जाता है, नहीं करता, उस पार्टनर से अलग हो जाता है और शादी नहीं करता है, तो वहाँ पे भी वो आदमी सजा का हकदार होगा। जो अगला पॉइंट है वो ये है गैंग रेप प्रावधान का विस्तार। जो गैंग रेप था, गैंग रेप मतलब एक से अधिक आदमी मिलकर जब किसी के साथ में जबरदस्ती यौन संबंध बनाते हैं तो उसको गैंग रेप कहते हैं। आइए जानते हैं क्या है। धारा 70(2) आईपीसी में गैंग रेप का प्रावधान धारा 376(डी)(ए) के तहत था, जो केवल 16 साल से कम उम्र की पीड़िताओं पर लागू होता था। बीएनएस में धारा 70(2) के तहत इस उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। अब यदि 17 साल की लड़की के साथ गैंग रेप होता है तो आरोपी को कठोर सजा मिलेगी, जबकि इस उम्र के मामलों पर समान स्तर की सजा लागू नहीं होती थी। काफ़ी अच्छी चीज़ है। लापरवाही से मौत के मामलों में सजा बढ़ाई गई है। जैसे काफ़ी लोग होता था, क्या चीज़ होता था, लापरवाही से काफ़ी निर्दोषों की जान चली जाती थी। जैसे कोई ड्राइवर हो गया, लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, या कोई और ऐसी कंडीशन हो सकती है, कोई लापरवाही से अपना काम कर रहा है जिससे किसी की जान जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया गया है, सजा को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है। और इसको धारा 106 की उपधारा 1 में बताया गया है, उसके बारे में परिभाषित किया गया है। जानते हैं उस क्या कहता है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 उपधारा 1 है,
पहले आईपीसी की धारा 304 ए के तहत लापरवाही से मौत के मामलों में अधिकतम 2 साल तक की सजा थी। अब बीएनएस की धारा 106 उपधारा 1 के तहत यह सजा बढ़ाकर अधिकतम 5 साल कर दी गई है। 2 साल की जो हुआ करती थी वो 5 साल की हो गई है। इसमें ड्राइवर भी शामिल होंगे क्योंकि काफ़ी सारे ड्राइवर होते हैं लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। यह बदलाव उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मौत हो जाती है। इस चीज़ पर खास फोकस किया गया है। अब ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति को अधिक कड़ी सजा मिलेगी। जो अगला बदलाव है वो यह है, आतंकवादी गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया है। पहले भी था जो कि धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में बताया गया है। आइए जानते हैं क्या है। वेनिस ने पहली बार आतंकवाद टेररिज्म से संबंधित अपराधों को धारा 113 के तहत शामिल किया है। यह प्रावधान मुख्य रूप से गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए से प्रेरित है। इस धारा के तहत आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने, आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने या सरकार को धमकाने के लिए हिंसा का उपयोग करने पर कठोर दंड का प्रावधान है। अब थोड़ा सा और जानते हैं, चूंकि आजकल जो अगला पॉइंट में बदलाव हुआ है वो ये है कि झूठी सूचना फैलाने पर दंड। अगर कोई सोशल मीडिया किसी चीज़ के माध्यम से या पब्लिक मीटिंग के माध्यम से अगर कोई झूठी सूचना फैलाता है तो उसके क्या सजा है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आज के डिजिटल युग में गलत सूचनाओं का तेजी से प्रसार हो रहा है। वीएनएस ने इस पर भी रोक लगाने के लिए धारा 353 जोड़ी है, जो कि किसी भी झूठी जानकारी को जानबूझकर फैलाने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने को अपराध घोषित करती है, जो झूठी सूचना करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति सरकार की किसी नीति के बारे में झूठी खबर फैलाकर जनता को उकसाता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी पर सख्ती। जो कोई फोर्जरी करता था, फोर्जरी ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, धारा 337 में बताया गया है अगर कोई फोर्जरी करता है तो उसको कितनी सजा मिलेगी। वेनिस की धारा 337 के तहत अब सरकारी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या जालसाजी को स्पष्ट रूप से अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति नकली आधार कार्ड बनाकर धोखाधड़ी करता है तो अब उसे इस धारा के तहत कठोर दंड मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में किए गए बदलाव भारतीय आपराधिक कानून को अधिक प्रभावी और समकालीन कॉन्टेम्परेरी बनाने के लिए किए गए इन नए प्रावधानों से कानून को अधिक स्पष्ट और न्याय संगत बनाने में मदद मिलेगी। ये बिल्कुल बात सही है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो कानून में बदलाव हुआ है ये चूँकि बहुत बड़ा इसका विस्तार है। अगर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो के तकरीबन घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। इसको काफ़ी शॉर्ट बनाकर मैंने उन चीज़ों को फोकस किया है, जिससे उदाहरण जो परिभाषा है उस चीज़ को खाली उस पर्टिकुलर पे फोकस किया ताकि इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकें। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।